नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज। खबरों के सिलसिले के साथ हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह। पढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। एक तरफा प्यार की कहानियां तो आपने कई सुनी होंगी, लेकिन आज के इस वीडियो में है एक तरफा प्यार की एक अनोखी कहानी। मल्टीनेशनल कंपनी की कंसल्टेंट देती थी देश भर में बॉम्ब की धमकी। एक तरफा प्यार में युवक को फंसाने के लिए ईमेल किए 11 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी। जयपुर में बम की धमकी देने वाली महिला को अहमदाबाद की साइबर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला देश के 11 राज्यों में ईमेल से बॉम्ब की धमकी दे चुकी थी। शातिर महिला जयपुर में 4-5 बार धमकी भरे ईमेल भेज चुकी थी। अहमदाबाद के जेसीपी क्राइम ब्रांच के शरद सिंघल ने बताया कि यूनिट पिछले काफी समय से अलग अलग राज्यों में बॉम्ब की झूठी धमकियों भरे ईमेल करने वाले की तलाश में जुटी थी। मामले में पुलिस ने महिला रेनी जयशिल्डा निवासी चेन्नई को अरेस्ट किया। उसने चेन्नई से बीई करने के साथ रोबोटिक्स का कोर्स किया है। आरोपी महिला मल्टीनेशनल कंपनी डेटाइट में सीनियर कंसल्टेंट थी। वो दिविज प्रभाकर नाम के युवक से एक तरफा प्यार करती थी। उससे वो शादी भी करना चाहती थी। दिविज प्रभाकर ने फरवरी 2025 में किसी दूसरी युवती से शादी कर ली। इसके चलते वो दिविज प्रभाकर के नाम से कई ईमेल आईडी बनाकर उसे फंसाना चाहती थी। वो धमकियां भेजने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल करती थी। वो कभी भी अपने डिजिटल ट्रेल का खुलासा नहीं करती थी। 11 राज्यों की पुलिस संपर्क में आई और महिला की गलती ने चेन्नई तक पुलिस को पहुंचा दिया। शरद सिंघल ने बताया कि पिछले 1 साल से देश के 11 राज्यों में बम धमाकों के ईमेल भेजकर धमकियां दे चुकी है ये महिला। इसमें सबसे ज्यादा धमकी भरे ईमेल अहमदाबाद के हैं और इस तरह से ईमेल भेजकर ये महिला अपने बॉयफ्रेंड को फंसाना चाहती थी। जयपुर में बम ब्लास्ट की धमकी का लंबा सिलसिला 12, 8 और 13 मई को सवाई मानसिंह स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दी गई। इसमें 13 मई को मिले मेल में बम से उड़ाने की धमकी के साथ ही रेप पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की गई थी। 9 मई को जयपुर मेट्रो को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। जयपुर मेट्रो की मेल आईडी पर ईमेल मिला था। इसमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जयपुर मेट्रो स्टेशन और ट्रेन दोनों को उड़ाने की धमकी दी गई थी, लेकिन जांच में कुछ नहीं मिला। मेल में लिखा होता था दहेज में 1 करोड़ रुपए मांगे। मेल में लिखा होता था हम साल 2003 में हैदराबाद की लेमन ट्री होटल में एक लड़की के साथ रेप करने वाले के बारे में पुलिस का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी भरे मेल कर रहे थे। 2 लोगों ने पीड़िता से दहेज में 1 करोड़ रुपए मांगे। मैं राजस्थान सरकार से विनती करता हूं कि रेप के आरोपी को गिरफ्तार करे। इस तरह से ये महिला अपने बॉयफ्रेंड को फंसाने के लिए ये सारे कारनामे कर रही थी। प्रेम में पागल होते तो देखा है, पर इस कदर ये एक नई बात सामने आई। एक ऐसा आदमी जिसने किया पुरुषों के साथ रेप। सूरज रेवन्ना एक ऐसा नेता की शक्ल में छिपा हुआ अपराधी। उसने गिनकाड़ा में अपने फार्म हाउस पर एक व्यक्ति को बुलाया, हालचाल पूछा, फिर पैर दबाने के लिए कहा और पैर दबाते दबाते अचानक उसने वो किया जिसने गंदगी की सारी हदें पार कर दी और उसके बाद जान से मार देने की धमकी भी दी। उस दिन सूरज ने मेरे साथ अननेचुरल सेक्स किया। ये बयान है विक्टिम का। 1 साल पहले 23 जून को एमएलसी सूरज रेवन्ना को 27 साल के जेडीएस कार्यकर्ता के इस आरोप के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। फिर कर्नाटक पुलिस ने 1 महीने की कस्टडी में भेज दिया। मामला राज्यसभा सांसद और पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा की फैमिली से जुड़ा था, लिहाजा इसकी आंच पहले कर्नाटक और फिर पूरे देश में फैल गई। 23 जुलाई को बेंगलुरु के एक कोर्ट ने सूरज को यौन शोषण मामले में जमानत दे दी। तब से सीआईडी इस मामले में जांच कर रही है। सीआईडी अब तक ना तो चार्जशीट दाखिल कर पाई है और ना ही जांच रिपोर्ट। जिस कार्यकर्ता ने सूरज पर आरोप लगाए वो इतना खौफनाक है कि 1 साल से मीडिया के सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो 1 साल से सीबीआई की निगरानी में है।
सूरज को कभी देवगौड़ा परिवार का सबसे कम चर्चित और सबसे पढ़ा लिखा सदस्य माना जाता था। अब वो एक ऐसे मामले का चेहरा है जिसने कर्नाटक की सबसे ताकतवर पॉलिटिकल फैमिली के सियासी रसूख और जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सूरज का छोटा भाई प्रबल रेवन्ना 31 मई 2024 को पहले ही सेक्स स्कैंडल में अरेस्ट हो चुका है। एक साल में ये सब हुआ लेकिन अभी तक कुछ नहीं। उस पर 2 एफआईआर दर्ज हुई, पहली 22 जून 2024 को और दूसरी 25 जून 2024 को। दोनों मामलों की जांच सीआईडी को सौंपी गई, लेकिन अब तक ना कोई चार्जशीट, ना कोई क्लीन चिट और ना ही कोई अंतरिम रिपोर्ट दाखिल हुई। केस में चार्जशीट दाखिल ना होने की वजह से अभी कोर्ट में मामले पर ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है। सूरज पर अननेचुरल सेक्स का आरोप लगाने वाला जेडीएस कार्यकर्ता का घर हासन से 40 किलोमीटर दूर है। वो एक मंजिला मकान में माता पिता के साथ रहता है। सूरज से उसकी पहली मुलाकात लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के एक कार्यक्रम में हुई। तब सूरज ने उसके काम से प्रभावित होकर उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया, फिर गिनकांडा फार्म हाउस में उसे मिलने के लिए बुलाया। कर्नाटक पुलिस को दिए बयान में विक्टिम वर्कर ने बताया कि 16 जून 2024 को शाम करीब 6:15 पर मैं सूरज के फार्म हाउस पहुंचा। गेट पर तैनात पुलिस वालों ने मेरा परिचय पूछा, फिर अंदर से परमिशन मिलने के बाद मुझे एंट्री मिली। फार्म हाउस में सूरज पहले से मौजूद था। उसने मुझे पास बुलाया और घर परिवार के बारे में पूछने लगा। बोला कि तुम फार्म हाउस में अकेले हो, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, जिंदा रहना चाहते हो तो जो कह रहा हूँ वो चुपचाप करो। उस दिन मैंने सूरज का बिल्कुल बदला रूप देखा। वो बहुत एग्रेसिव था। उस दिन उसने मेरे साथ अननेचुरल सेक्स किया। जब ये बात मैंने सूरज के करीबी शिव कुमार को बताई तो उसने मुझे मुंह खोलने के बदले 2 करोड़ रुपए देने की पेशकश की। हालांकि मैंने पैसे लेने से इनकार कर दिया और 22 जून को सारे सबूतों के साथ पुलिस को पूरी बात बता दी। जेडीएस वर्कर ने आरोप लगाया था। 23 जून को आरोप के बाद रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 25 जून को सूरज के करीबी माने जाने वाले पार्टी के एक और कार्यकर्ताओं ने होलेन रासीपुर थाने में उसके खिलाफ समलैंगिक संबंध का केस दर्ज कराया था और ये कार्यवाही अभी ठंडे बस्ते में दिखाई दे रही है। सूरज की गिरफ्तारी से ठीक 1 महीने बाद यानी 23 जुलाई को बेंगलुरु कोर्ट ने उसे यौन शोषण मामले में जमानत दे दी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि सूरज को जांच में सहयोग देना होगा। सरदार जी 3 में पाक एक्ट्रेस हानिया के होने पर विवाद। फिल्म प्रोडक्शन बोला भारत में रिलीज नहीं होने देंगे दलजीत दोसांझ की ये फिल्म। दलजीत दोसांझ ने रविवार को देर रात अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से सरदार जी 3 का ट्रेलर शेयर किया। 27 जून को रिलीज होने जा रही इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की मौजूदगी से विवाद शुरू हो गया। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज के प्रेसिडेंट बीएन तिवारी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि फिल्म को भारत में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। पाकिस्तानी कलाकार के साथ करने वाले हर प्रोड्यूसर और एक्टर को बैन किया जाएगा। दोसांझ भारत में कहीं भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बीएन तिवारी ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने उन पर बैन लगाया इस फिल्म को रिलीज ना करने के लिए। मैंने सुना है कि वो फिल्म फॉरेन में या पाकिस्तान में रिलीज कर रहे हैं। यदि इस तरीके से कोई भी हरकत करते हैं तो दलजीत दोसांझ और उनकी प्रोडक्शन कंपनी व्हाइट लेडर हाउस और जितने भी प्रोड्यूसर हैं सबको इंडिया में बैन करेंगे। यहाँ उनके कोई प्रोग्राम नहीं हो पाएंगे। ऐसी फिल्म को बनाने वाले और उसके साथ काम करने वालों को भी माफ़ी नहीं है। फेडरेशन पूरी तरह से सरदार जी 3 को बैन करता है और आज इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री को लेटर लिखेंगे, प्रधानमंत्री तक को लेटर लिखेंगे और इनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा क्योंकि ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। हमें लगता है कि अंदर ही अंदर देशद्रोह का काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये ट्रेलर निकालते हैं सेंसर किए बिना कहीं रिलीज करने की कोशिश करते हैं तो इन्हें माफ नहीं किया जाएगा। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने दलजीत दोसांझ और फिल्म सरदार जी 3 की कड़ी निंदा की। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा, दलजीत दोसांझ के दिल में पाकिस्तानियों और उनके एक्टर और परफॉर्मेंस के लिए स्पेशल प्यार और लगाव है।
साथ ही साथ FWICE ने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री और CBFC को लेटर लिखकर मांग की है कि इस फिल्म को किसी भी कीमत पर सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए। अब तक उन्हें सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला है। सबसे दुखद ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर ने हमारे देश को गालियां दी। उन्होंने कई पोस्ट रीट्वीट किए जो ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे देश के खिलाफ थे। दलजीत दोसांझ के खिलाफ लगातार पाकिस्तानी आर्टिस्ट को सपोर्ट करने पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि इस तरह के लोगों को सबक सिखाया जाए। फिल्म फेडरेशन ने सभी प्रोड्यूसर्स को लिखा कि उन्हें किसी भी फिल्म में काम न दिया जाए और उन्हें देश में कहीं भी परफॉर्म ना करने दिया जाए। हमें अपने ही देश में दुश्मन नहीं चाहिए। अब कुल मिला के इस बात के बाद दलजीत दोसांझ बातों के घेरे में आ चुके हैं और बात भी सही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। अब सुनेगा भारत।